नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तरकाशी की टनल के बाहर क्यों किया जा रहा है चमत्कार का दावा, आगे बुलेटिन में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। काशी में कहां पानी पर चल रहा है सीएनजी रिफिल स्टेशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चीन की एक रहस्यमयी बीमारी से कैसे दुनिया में बढ़ रही है घबराहट, ये भी बुलेटिन में बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। क्या है ये आकृति, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं। पूरा देश उनके सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी के साथ ही रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई बार अड़चने आ रही हैं, लेकिन तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहाँ बौखनाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है, उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चनें आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चनें आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। 41 मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहाँ पर बौखनाग बाबा की रही। बौखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहाँ लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहाँ पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहाँ पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाला, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवाल सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवाल सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं। आपका कहना है कि हम क्या, सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था, वो बौखनाग जी का, आज छोटा मंदिर बौखनाग जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन यह हादसा हुआ, जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था।
मंदिर को हटवाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमडी सर से कि ये आपको आगे की उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी, नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं। तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ जी सर, ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और इसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई, जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका क्या किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे?
रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही एआई से वो एआई से मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज में सर एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, देखिए one by one, हमारी please. एक्सपर्ट डिस्कशंस की जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने वन बाई वन जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके जीएसआई के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक बार करते कल की तरह यहाँ से शुरू करते हैं। आज इधर से कर लीजिए, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग हैं। वाटर फ्लो कैसा है? कितना है? हाँ जी, एक इधर से, हाँ जी, अच्छा वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो आपसे जो है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें एलपीएम में? बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा कुछ जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही। सर जो हार्ड रॉक उसके नीचे जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? इनका आप कैसे आप हमारी जगह बैठे हुए हाउ यू विल हैंडल इट? सर अभी तक जो प्लान्स पे काम हो रहा है, चलिए ये खत्म कर देते हैं, इससे इशू किसी इस इशू से, इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इशू पहले लेट्स गो इशू बाय इशू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता रिपीटिशन हो, एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि तो आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं। तो रेस्क्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि कैसे अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि प्लान एग्जीक्यूट हो पाए और सभी 41 मजदूर वहां से सुरक्षित निकल पाएं। चुनौतियां बार बार आ रही हैं, बाधाएं बार बार आ रही हैं, लेकिन कवायद ये की जा रही है कि उन बाधाओं को पार करते हुए उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और वहां से उनको सुरक्षित निकाला जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 प्लान हैं जिन पर काम हो रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको प्लान हम समझाएंगे। सबसे पहले देखिए आप, ये वो टनल है, यही है सिलक्यारा टनल, जिसके भीतर 41 मजदूर 12 तारीख से फंसे हुए हैं बीते 16 दिनों से। और जो प्लान ए है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये ऑगर मशीन है, इससे ड्रिल किया जा रहा है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। 46 मीटर तक इस ऑगर मशीन से ड्रिल किया जा चुका है, लेकिन ड्रिल करने के बाद 46 मीटर की दूरी तय करने के बाद आगे बाधा क्या है आप वो जान लीजिए। बाधा ये है कि यहां पर सरियों का एक पूरा जाल है और उस जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड बार बार फंस के टूट जा रहा है। इस वजह से प्लान ए के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। सिर्फ 14 मीटर की दूरी बची है। 14 मीटर की दूरी पार करने के बाद यह ऑगर मशीन ह्यूम पाइप को उस स्थान तक पहुंचा देगी जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि 14 मीटर की इस दूरी को ही एग्जीक्यूट कर पाना, यहां पर सुराख कर पाना, होल्ड कर पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब प्लान बी भी आपको जल्दी से बता देते हैं, एक नजर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं प्लान बी क्या है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में ऊपर से 2 छेद किए जाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने से भी क्या सक्सेसफुल ये पूरा प्लान हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तहत की जाएगी। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से की तरफ
छेद किए जाएंगे, जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग कहलाता है। 84 मीटर का ये पूरा ड्रिलिंग होगा, जबकि दूसरी ड्रिलिंग की अगर बात की जाए तो 320 मीटर की ये दूसरी ड्रिलिंग होगी। ये आपको हम इस तरफ दिखा रहे हैं, ये 320 मीटर की दूसरी ड्रिलिंग होगी। इस तरफ भी ड्रिलिंग की जाएगी। 86 मीटर पहली ड्रिलिंग, दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं, ठीक वैसे ही ये बोरिंग की जाएगी और इसमें 15 से 20 दिन का भी वक्त लग सकता है प्लान बी के तहत। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि 30 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की भी जा चुकी है। जो आप 86 मीटर देख पा रहे हैं, इस तरफ से 30 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। लेकिन तीसरा प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं कि अगर प्लान ए और प्लान बी फेल हो जाता है तो तीसरा प्लान क्या है वो भी आप समझिए। ये टनल का दूसरा छोर है, ये जो आप देख पा रहे डंडाल गांव, ये टनल का दूसरा छोर है जहां पर सिलक्यारा की टनल को निकलना है दूसरे छोर पर। अगर प्लान ए प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी ये है कि यहां से इस दूरी को यहां पर ड्रिल के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये बहुत टफ है, ये भी बहुत टाइम टेकिंग है। जैसा शुरुआत से कहा जा रहा है कि इधर से जो दूरी है वो तकरीबन 400 मीटर के आसपास है, मतलब 400 मीटर की दूरी को ड्रिल करना होगा और उसके बाद मजदूरों तक यहां पर ह्यूम पाइप पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर हर प्लान पे काम किया जा रहा है और जैसा कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस ऑगर मशीन के जो टुकड़े प्लान ए में भी फंसे हुए ह्यूम पाइप में, जब उनको निकाल लिया जाएगा उसके बाद मैनुअली वहां पर पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वो प्रोसेस स्लो होगा लेकिन श्योर होगा। तो आप लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से बारीकियां समझ रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है और जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की गई है वो भी अब तक धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि 2 और 3 तारीख को उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगर ऐसा होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि जो बाहर से इंजीनियर आए हैं उनका कहना है कि कभी भी क्रिसमस हो सकता है, यानी कि कभी भी खुशी की खबर सामने आ सकती है जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इन सबके बीच 14 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। काशी नगरी के नाविकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। काशी में गंगा नदी पर सीएनजी से नावों को चलाया जा रहा है। नावों की रिफिलिंग के लिए फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की व्यवस्था कराई गई है। शिव की नगरी काशी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है, क्योंकि यहाँ की महिमा ही ऐसी है। पहले की तुलना में काशी नगरी बहुत ही दिव्य लगती है। श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ के दर पर जाना बेहद ही आसान हो गया है। बनारस में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। गंगा नदी और घाटों की सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। धार्मिक नगरी में पर्यटन की भी सुविधाएं दी जा रही हैं। देव दीपावली के बड़े मौके पर काशी के नाविकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रविदास घाट पर बनारस का दूसरा सीएनजी स्टेशन खोला गया है, जो कि फ्लोटिंग यानी कि पानी पर चलने वाला है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। हम इस वक्त वाराणसी के रविदास घाट पर खड़े और रविदास घाट पर यह सीएनजी स्टेशन दूसरा सीएनजी स्टेशन बनारस का है, लेकिन देश का ऐसा पहला स्टेशन है जो गंगा घाट पर सिर्फ तैर ही नहीं रहा है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यह इधर उधर भी जा सकता है। यानी कि यह स्टेशन पहला एक ऐसा स्टेशन है जो मूवेबल है। इस पूरे स्टेशन पर सीएनजी स्टेशन लगभग 40 से 50 नावों के लिए 600 से 800 किलोग्राम सीएनजी भरा जा सकेगा। इसमें जो नाविकों का लगातार जो जनरेटर से नाव चलते हैं, डीजल से जो नाव चलते हैं, उनको परिवर्तित कर दिया गया है। मैक्सिमम 700 नावें परिवर्तित हो चुकी हैं जो सीएनजी में शिफ्ट हो चुकी हैं। उन नाविकों के लिए यह दूसरा सीएनजी स्टेशन खोला गया है। एक सीएनजी स्टेशन नमो घाट पर खोला गया था और काफ़ी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि उन नाविकों को वो ज़्यादा दूर लग रहा था। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने यह दूसरा सीएनजी स्टेशन यहाँ पर नाविकों के लिए उपलब्ध करवाया है। सरकार की ये बड़ी पहल है, क्योंकि काशी में आकर श्रद्धालु पर्यटन का भी लुत्फ ले पाएंगे। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सीएनजी की सुविधा दी गई है।
इसी के चलते नाविकों को दिक्कत ना हो, सीएनजी फ्लोटिंग रिफिल स्टेशन खोला गया है। इससे पहले वाराणसी के नमो घाट पर पहला सीएनजी स्टेशन खोला गया था, लेकिन सीएनजी भरने के लिए नाविकों को दूर जाना पड़ता था। ऐसे में दूसरे स्टेशन की काफी समय से मांग उठ रही थी। सरकार की कोशिश से वाराणसी में करीब 700 नावें सीएनजी युक्त हो चुकी हैं। हर कदम जो हम उठाते हैं उससे फायदा होता है। मैं आप मान के चलिए, अगर हमारे देश भर में जो नेचुरल गैस की मिक्सिंग है 6% ओवरऑल 6% से 15% जाते बहुत लाभ होता है। अगर हम 1.54% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग से हम 20% की ओर बढ़ रहे हैं, उससे बड़ा फायदा है। अगर बनारस में 32,000 जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पीएनजी मिल रहा है, उनको सीएनजी मिल रहा है, 40,000 और मिलेगा। जो 800 के करीब बोट्स जो माँ गंगा माँ गैंजीज पे अप्लाई करती हैं, उसमें से ज्यादातर सीएनजी में कन्वर्ट होती है, उसमें उसका फायदा है। जाहिर है नाविकों के लिए कमाई के अच्छे मौके बन रहे हैं। वहीं गंगा नदी प्रदूषण से भी बचेगी। फ्लोटिंग स्टेशन की तकनीक काफी एडवांस है। गंगा नदी के तेज बहाव की स्थिति में भी फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन सुरक्षित रहेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। वक्त है छोटे